दोस्तों आज हो गया 21 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्य में पार्टी की तैयारी की समीक्षा भी की है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने पार्टी की ओर से कोरोना काल में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का भी समीक्षा किया है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने एक ट्वीट कर कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के साथ सेवा ही संगठन, टीकाकरण अभियान और अन्य कार्यक्रमों पर समीक्षा बैठक की है। जेपी नड्डा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कोविड संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर, उत्तर बंगाल के एक सप्ताह के दौरे पर निकलेंगे गवर्नर जगदीप धनखड़। छिड़ सकती है राजनीतिक जंग। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ सोमवार से उत्तर बंगाल के एक सप्ताह के दौरे पर निकलेंगे। गवर्नर की ओर से खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई है। वो 21 जून को दोपहर बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और मीडिया से बात करेंगे। इसके बाद वो दार्जिलिंग के लिए रवाना होंगे। गवर्नर की ओर से इस दौरे के कारणों को लेकर कुछ कहा नहीं गया है। यदि उनका ये दौरा कानून व्यवस्था को लेकर होता है तो इसके चलते एक बार फिर से वो सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि गवर्नर जगदीप धनखड़ अक्सर ममता राज में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाते रहे हैं। वही टीएमसी उन पर बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम करने का आरोप मरती रही है। इस बीच आपको बता दें कि रविवार को गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राज्य में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है। आज की तीसरी बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में बना टीकाकरण का रिकॉर्ड। एक दिन में 12 लाख से ज़्यादा लोगों को लगाई वैक्सीन। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर आंध्र प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश में एक ही दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक किसी भी राज्य में ये रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। आपको बता दें कि रविवार को शाम 6 बजे तक सूबे में 12,56,215 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। यही नहीं, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि टीकाकरण का अभियान राज्य में 6 बजे के बाद भी कुछ हिस्सों में जारी था। आपको बता दें कि पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब तक 1.1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा 27 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 टीके लग चुके हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। तब से अब तक 27 करोड़ से ज़्यादा टीके देश भर में लग चुके हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, कोरोना काल में 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में आज यानी 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल खुलेंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना होगा। रेस्टोरेंट में 50% लोग ही एक समय में रह सकते हैं। वहीं एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि रात 9 बजे तक रेस्टोरेंट और मॉल खोले जा सकेंगे। इसके मिठाई और स्ट्रीट फूड के दुकानों में बैठकर और खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि शहरों के बाजार और दुकानें अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इससे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि सभी इसकी मांग कर रहे थे। आज की 5वीं बड़ी खबर, उत्तर बिहार में शनिवार की शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। खासकर बाढ़ प्रभावित इलाके में ऊंचे स्थान पर शरण लिए लोग दोहरी मुसीबत झेलने को विवश है। आपको बता दें कि चंपारण इलाके में गंडक का जलस्तर में गिरावट से नए इलाके में बाढ़ के पानी का फैलाव रुक गया है। तो वहीं वाल्मीकि नगर बैराज से भी गंडक नदी में मात्र 1.19 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में बूढ़ी गंडक का पानी सुगोली बंजरिया प्रखंड में तबाही मचा रहा है। इधर मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा में बारिश से नदियों के जलस्तर में मामूली वृद्धि दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के साहिबगंज और पारो में बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। आज की छठी बड़ी खबर, नए आईटी नियमों को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी चल रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार टेक्नोलॉजी कंपनियों को जवाबदेह बनाना नहीं चाहती बल्कि उन पर सेंसरशिप चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह प्रतिक्रिया केंद्रीय सूचना और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के एक बयान पर दिया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा, मुद्दा यह है कि सरकार नहीं चाहती टेक कंपनियां जवाबदेह हो, वो सेंसरशिप चाहती है। अगर कंपनियां बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ती है तो ठीक है। 2013 की तरह दंगों की प्रयोगशाला बनाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे पहले मस्जिद में घुस करके कुछ गुंडों ने इमाम साहब पर हमला किया था नोएडा के अंदर। उससे पहले बराबर में दिल्ली के सटे क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से मिले हुए क्षेत्र में घटना घटित की गई और यह प्रयोग किया जा रहा है अपनी नाकामी छिपाने के लिए, किसानों के मुद्दे को दबाने के लिए। यह प्रयोग किया जा रहा है कि शिक्षक परेशान है, युवा परेशान है, नौकरी नहीं है, किसान को उनकी फसल का दाम नहीं मिला। 11,000 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का गन्ने का। उसके अलावा
कोरोना काल में गंगा में बहती वो लाशें जो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की थी, शमशान घाट पे वो लाशें जो सरकार ने झूठे आंकड़े पेश किए कोरोना के, अगर सच्चे आंकड़े पेश किए जाए तो बहुत भयावह है। कोरोना से निपटने में सरकारें नाकाम रही, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम रही। इस नाकामी को छिपाने के लिए नफरत की आग भड़काई जा रही है और इसके हम खिलाफ संघर्ष करेंगे। इसीलिए पीस पार्टी ने तय किया है कि हम अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करके संपूर्ण मानवता को न्याय बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के देने का कार्य करेंगे। दूसरी चीज जो पीस पार्टी का 2022 का चुनाव का मुद्दा है वो बहुत ही स्पष्ट है कि पीस पार्टी चुनाव में हिस्सा ले रही है सरकार में भागीदार बनने के लिए, क्योंकि जो राजनीतिक दल है चाहे वो बसपा सपा कांग्रेस है, ये भाजपा से मुकाबला करने की हिम्मत इन लोगों में बची नहीं है। और जब गोरखपुर में पीस पार्टी साथी तो हमने योगी आदित्यनाथ जी की सीट को हराया था और अफसोस ये होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी मेरे पूर्वज श्री राम के नाम पर सत्ता में आने की बात करती थी, आज वो मेरे पूर्वज श्री राम के नाम पर आस्था घोटाला कर रही है। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपया, और जब उस बात को कोई एक्सपोज करता है तो राष्ट्रपति जी के घर से 100 मीटर दूर जिनसे हमारे वैचारिक मतभेद है संजय भाई के घर पर गालिब पोत दी जाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जो सवाल करेगा। और ये कुछ नया नहीं है भाजपा और उसके समर्थकों का आस्था घोटाला, उससे पहले 4000 के घोटाले का बीएचपी पर आरोप लगा है और माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पर एक दुर्गा पूजा का घोटाले में इनको अभी जमानत मिली थी, 2018 में इनको बरी कराया गया था जब ये खुद सरकार बन चुकी थी। तो इनका ये इतिहास है कि धर्म के नाम पर पाखंड करो, मेरे पूर्वज मर्यादा पुरुष श्री राम के नाम का दुरुपयोग करके गंगा में बहती लाशों, किसानों, महिलाओं और जन सेवा जो करने में नाकाम सरकार रही। महंगाई का हाल ये है कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कोई क्रिकेट में तोड़े न तोड़े लेकिन सरसों का तेल जरूर रिकॉर्ड तोड़ देगा। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। स्मृति ईरानी मोहतरमा जो सांसद है उत्तर प्रदेश से, वो कहती थी जब पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, सिलेंडर 400 था कि महंगाई डायन बन गई है। तो मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो महंगाई कल तक डायन हुआ करती थी वो आपकी सरकार में खूबसूरत अदाकारा डार्लिंग बन गई है? ये आज देश पूछना चाहता है। आखिरी मुद्दा कि पीस पार्टी जमीनी मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है और उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए, छोटे प्रदेशों के निर्माण के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और जो भी लड़ाई हमें अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करने के लिए संवैधानिक तरीके से संपूर्ण मानवता को बिना भेदभाव के न्याय देने के लिए लड़नी पड़ेगी। हम लड़ेंगे क्योंकि निजाम अंबेडकर, निजाम लोहिया, निजाम गांधी, निजाम सावरकर के नाम पर बनने वाली सरकारें संपूर्ण मानवता के साथ न्याय नहीं कर सकी। आज की ये शुरुआत पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे।